हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एपिस्टेक्सिस। इसको हम नॉर्मली नोज़ ब्लीडिंग या फिर जो हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो नकचीरी बोलते हैं, जो नोज़ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो टाइनी वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। नोज़ के किसी भी एरिया के कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो टाइनी वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकती है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इस एरिया की जो है वो रप्चर होगी। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती है, ईजिली हम इसको क्योर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी कोजेज़ की, या फिर हम कह सकते हैं एटियोलॉजी की, तो कोई भी अगर चोट हमें लगी है, कोई भी ट्रॉमा हुआ है, उस वजह से हो सकता है। कोई भी फॉरेन बॉडी जो है अगर अंदर इन्वेड हुई है, इन्वेजन हो गया है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जिसके अंदर चला गया है, तो उसकी वजह से हो सकता है। क्रोनिक ब्लड प्रेशर अगर प्रॉब्लम आ गई है, एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद प्रेगनेंसी में एक्लेप्सिया देखने को मिलता है, रोड एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, फिंगर नेल जो है उस वजह से हो सकता है, राइनाइटस हो गया है, हाई टेम्परेचर हो जाना, यानी कि हाइपरटेंशन के साथ साथ क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया है बॉडी का। उसके बाद ड्राइनेस हो जा रही है अगर नेज़ल म्यूकोजा की, तो उसकी वजह से हो सकता है। एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस अगर हम दे रहे हैं तो उस वजह से हो सकता है। हार्ट डिसऑर्डर हो गया है, या जो हमारी सेप्टम जो है वो डेविएट हो गई है। तो अगर सेप्टम है, यानी कि जो नोज ब्रिज अगर हमारा होता है, अगर वो डेविएट हो जाएगा, किसी तरफ मुड़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरा एरिया है वहाँ पे थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी आएगी। वो उसको अगर उसकी तरफ जा रहा है किसी भी साइड, अगर वो मूव हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दूसरी तरफ कंस्ट्रिक्शन आएगी। कंस्ट्रिक्शन होगी, पहले ही फ्लो ज़्यादा है मान लो, और ऊपर से क्या हो गया, कंस्ट्रिक्शन और होगी, तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाएंगी। तो हमें क्या है, वहाँ पे एपिस्टेक्सिस जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो जो चिल्ड्रन होते हैं, जो 2 to 10 एज तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अडल्ट में अगर हम बात करते हैं तो 45 to 65 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद जो अडल्ट एंटीकोगुलेंट थेरेपी लेते हैं, यानी कि जो जिनमें क्लोट फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहे हैं ऑलरेडी, तो उनमें जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी है, बिकॉज विटामिन के क्या कराता है, क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, क्लोट कराता है, ब्लड को जो है रोकता है ब्लीडिंग के टाइम पे। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है ये चीज़ कॉमन होती है, इतनी ज़्यादा क्या है, ज़्यादा देखने को मतलब मिलती है। ये लोग क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोन होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो कोई भी एक्सटर्नल ट्रोमा हो गया है, फॉरेन बॉडी एडी मतलब बॉडी एंटर हो गई है, इन्वेड हो गई है, या जितने भी हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे उन सब की वजह से, या फिर जो एलर्जिक रेनाइटिस है या साइनोसाइटिस है, तो इनकी वजह से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हमारी ब्लड वेसल्स में। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जो टीयर्स आ जाते हैं, जो मतलब मिकोजल लाइनिंग होती है, वो कहीं ना कहीं उसमें टीयर आना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा वो क्या होती है, दूर होती जाती है एक दूसरे से। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो फटना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी रप्चर होना शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत छोटी छोटी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब वो रप्चर हो रही है तो ब्लड वेसल्स धीरे धीरे रप्चर होंगी, और हमें एपिस्टेक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की। तो स्वेटिंग हो जाती है, डिज़निया होगा, बिकॉज नोज से ही तो हम सांस लेते हैं ना, वहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, तो कहाँ कैसे सांस ले पाएंगे, अच्छे से ब्रीदिंग नहीं हो पाती, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि डिज़निया देखने को मिलता है। टेकीकार्डिया टेकीपीनिया रहता है, हेडेक होएगा, शैलो ब्रीदिंग होती है, बहुत ज़्यादा डीप डीप जो है हमें ब्रीथ करना पड़ता है। साइनोसिस हो सकता है, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है, साथ के साथ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो उसकी वजह से हमें साइनोसिस देखने को मिलता है। रेडनेस हो जाती है, हाइपोटेंशन होएगा, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो स्लो हो जाएगा, तो हमें हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। एनजाइटी होती है, ब्लीडिंग, वर्टिगो यानी कि चक्कर से आना, ऐसे चक्कर आ जाता है, फेंटिंग भी हो सकती है, पेशेंट फेंट भी हो सकता है, वीकनेस रहती है उसकी बॉडी में, और डिजीनेस जो है वो देखने को मिलती है। अब हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन ले सकते हैं कि भाई आपको बीपी की ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ अभी, आपको कोई चोट तो नहीं लगी थी अभी, ऐसे सारी चीज़ें से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम सीबीसी करा सकते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, साथ के साथ हम पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट, यानी कि हमें पता है कि कोई एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा है, या किसी को कोगुलेंट जो ब्लड है वो कोगुलेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो उसको चेक करने के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि कितनी देर
एटमॉस्फेयर में जो है क्लोट्स वहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। उसके साथ साथ हम सीटी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, नेज़ल एंडोस्कोपी करा सकते हैं और एंजियोग्राफी, जो वेसल्स होती हैं उनकी स्टडी जो है हम करा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड कंडीशन में लेटा देते हैं पेशेंट को कि आप फॉरवर्ड होके जो है वो लीन हो जाओ, लीन फॉरवर्ड कंडीशन यानी कि थोड़ा सा आगे झुक जाओ, और सिटिंग पोजीशन पेशेंट को देते हैं। आइस कंप्रेशंस देते हैं ताकि ब्लड जो है स्टॉप हो जाए। पिंच करते हैं टिप ऑफ द नोज़, नोज़ की टिप को पिंच करते हैं 5 to 20 मिनट्स, और ऑब्जर्व करते हैं। देन री ऑब्जर्व यानी कि बस 5 से 20 मिनट तक उसको पिंच करके रखना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि ब्लड स्टॉप हुआ है या नहीं, और फिर उसको दोबारा से पिंच करना है। कभी भी पूरे नोज़ को पिंच नहीं करना, वरना ब्लड अंदर रेस्पिरेट हो जाएगा और वो इंटरनल हेमरेज वगैरह की कंडीशन हो सकती है। बस टिप जो होती है नोज़ की, उसको हमें क्या है, पिंच करना होता है। ना ही हमें कभी पेशेंट को कहना होता है कि आप अपना सिर जो है वो पीछे बेंड कर लो या पीछे करके लेट जाओ। उससे भी क्या है, वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है और इंटरनल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम कोई एक्सरसाइज नहीं करने देते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं बॉडी को, और जो है डोंट फ्लो द नोज़, नोज़ को ज़्यादा फ्लो नहीं करना होता है। उसके साथ साथ प्रेशर नहीं डालना होता नोज़ पे बिल्कुल भी, और एकदम से खड़ा नहीं होना होता है। अगर हमें एपिस्टेक्सिस हो रहा है, नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर हम बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमें जो है, हमें बैठ जाना है, एकदम से खड़ा जो है वो नहीं होना है। अब इसकी वजह से और क्या क्या देखने को मिल सकता है, हेमोरेजिक शॉक हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है ब्लड का, और हाइपोक्सिया जो है हमें देखने को मिल सकता है।